हेलो जी, हेलो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है। आइए इसको हम लोग हमारे पास आज निपटाते हैं। जहां कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होगा विद एग्जांपल हम प्रोविजंस को रिकॉल करते हुए चलेंगे। नॉस्टैल्जिया फील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। क्लास में जो भी आपने पढ़ा था सब कुछ याद आ जाएगा। सर, एग्रीकल्चर इनकम, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हो तो सेक्शन 10(1) कहता है कि ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो वो आपके पास अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है, राइट। अब सर, ये एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सर, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर। ये डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी पर समझनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। तो सरकार कहती है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड को आप लेट आउट करते हो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो आपको जो भी रेंट यहां पर रिसीव होता है, चाहे वो कैश में रिसीव हो चाहे वो काइंड में रिसीव्ड हो, वो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर आपको रेंट लेट मिलता है और उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो अपने टेनेंट से, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है वो आपके पास अदर सोर्सेस में टैक्सेबल किया जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल यूज के लिए अपने पास लेट आउट करते हो तो जो भी रेंट आपको मिला वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इसके बाद कहता है कि अगर आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके पैसा कमाते हो तो वहां से जो इनकम होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। सर, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होता है बेटा? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, आपने खेती करी है, फार्मिंग करी है, आपने आलू उगाया है, आपने सेब उगाया है, राइट, आपने अपने पास खीरा उगाया है। तो भाई साहब, ये जो आपने फार्मिंग करके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकाला है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में आप बेचोगे, वहां से आप जो इनकम कमाओगे दैट विल बी द एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या कह रहा है? इनकम डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस शैल बी कंसीडर्ड टू बी द एग्रीकल्चर इनकम। सर, अब सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो राजा बेटा, आपके पास दो तरीके के एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, एक होते हैं बेसिक और एक होते हैं सब्सिक्वेंट। सर, बेसिक क्या होते हैं? सर, फसल को उगाने तक का जो आपके ऑपरेशंस हैं उन्हें क्या बोला गया है? बेसिक ऑपरेशंस। जैसे आप अपने पास खेत को जोतते हो, बीज बोते हो, उसको पानी देते हो, फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हो, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हो, अपनी फसल को कीड़ा लगने से बचाते हो। तो फसल उगाने तक के जो आपके ऑपरेशंस है इनको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। सब्सीक्वेंट ऑपरेशन क्या हो गया? सर, फसल उग के तैयार हो गई, अब आप फसल को काट रहे हो, ठीक है, उसकी थ्रेशिंग कर रहे हो, उसको आप अपने पास सन डाइंग कर रहे हो, उसकी सॉर्टिंग कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो गए? सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस हो गए। तो सरकार कहती है कि अगर आपने केवल बेसिक ऑपरेशंस करे हैं, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस नहीं करे, आपने केवल बेसिक ऑपरेशंस करे हैं, तो इसे हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। तो जैसे मान लो मैं किसान हूं, मैंने फसल उगाई और मैंने फसल उगाकर आपको बेच दी। मैंने अभी फसल काटी नहीं है, मैंने फसल उगाई, अभी फसल खेत में ही है, अभी फसल खेत में ही है और मैंने वो फसल आपको बेच दी। तो इसको बोलते हैं खड़ी फसल बेच देना, इसको बोलते हैं खड़ी फसल बेच देना। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने खड़ी फसल आपको बेच दी, अभी फसल कटी नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं कि बेसिक ऑपरेशन करके मैंने पैसा कमाया, वो एग्रीकल्चर इनकम है। सर, मैंने बेसिक ऑपरेशंस भी किए, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस भी किए, मतलब मैंने फसल उगाई, मैंने फसल काटी, फिर फसल को मैंने सॉर्ट किया, उसको साफ किया, उसको सन डाइंग किया, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, साफ सफाई करना, XYZ। तो मान लो मैंने बेसिक ऑपरेशन भी किए और सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस भी किए, देन ऑल्सो इट इज एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन मान लो मैंने केवल सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किया, मैंने फसल उगाई नहीं, मैंने केवल फसल काटी, उगाई किसी और ने। जैसे मान लो आपने फसल उगाई और मैंने आपसे खड़ी फसल खरीद ली, हल आपने जोता, बीज आपने बोया, वाटरिंग आपने करी, प्लांटेशन आपने करा, तो जब प्लांट रेडी हो गया आपने मुझे बेच दिया, बाद में मैंने उस प्लांट को काटा और मार्केट में ले जाके सेल किया, तो इसको बोलते हैं कि मैंने सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किया। तो अगर मैंने केवल सब्सीक्वेंट ऑपरेशन किया है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम कब बनेगी? जब बेसिक ऑपरेशन होगा या फिर बेसिक और सब्सीक्वेंट दोनों ऑपरेशन होंगे। अच्छा सर, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रही है,
वो बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कर रही है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है। तो वो जो डिविडेंड प्रॉफिट्स में से बांटा गया, क्या वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। कंपनी अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके पैसा कमाती है, वो एग्रीकल्चर इनकम है, और इसी एग्रीकल्चर इनकम को जब डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसी तरीके से मान लो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करती है, प्रॉफिट्स कमाती है, और उस प्रॉफिट्स को एज अ सैलरी, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिल रहा है उस प्रॉफिट्स में से, उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट करा जाएगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटती है, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल है। वहीं पे पार्टनरशिप फर्म अगर प्रॉफिट कमाती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके, और उस प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करती है अपने पार्टनर्स में एज अ सैलरी, एज अ इंटरेस्ट, तो जो सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा वो पार्टनर के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम है और वो एग्जेम्प्ट होगा। सर पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर को, उसका क्या होगा बेटा? वो भी एग्जेम्प्ट होगा। प्रॉफिट तो वैसे भी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, प्रॉफिट तो पार्टनर के हाथ में वैसे भी टैक्सेबल नहीं होता। टैक्सेबल तो केवल सैलरी और इंटरेस्ट ही होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करती है और वहां से प्रॉफिट्स कमा के एज अ सैलरी, एज अ इंटरेस्ट पार्टनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो पार्टनर के हाथ में वो सैलरी और इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद कहता है कि सर आपने कोई भी इनकम जो डिराइव करी है किसी भी बिल्डिंग से, और वो बिल्डिंग कौन सी है सर? सर वो बिल्डिंग आपकी एग्रीकल्चरल लैंड पे सिचुएटेड है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास सिचुएटेड है। क्या कह रहा है? कह रहा है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग शैल बी एग्रीकल्चरल इनकम इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपकी जो ये बिल्डिंग है वो इज ऑन और नियर द एग्रीकल्चरल लैंड, या तो एग्रीकल्चरल लैंड पे होनी चाहिए या तो एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास होनी चाहिए। इट इज ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और द रेंट रिसीवर। इस बिल्डिंग को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? किसान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस और द स्टोरेज और अदर आउट हाउस पर्पसेस। इस बिल्डिंग को आप रहने के लिए इस्तेमाल करते हो, किसान रहने के लिए इस्तेमाल करता है, या तो इस बिल्डिंग को किसान अपने स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे मान लो ये खेत है, इस खेत के अंदर एक कमरा बना होता है। इस कमरे में हम लोग क्या करते हैं सर? सर इस कमरे में हम लोग जितना भी फार्मिंग से रिलेटेड सामान होता है वो यहां पे स्टोर करते हैं सर। जो भी फार्मिंग से रिलेटेड सामान होता है, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, एनिमल्स के लिए जो भी उनका चारा वगैरह होता है, हम सब यहीं पे स्टोर करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, वो भी हम यहीं पे स्टोर करते हैं। तो इस बिल्डिंग का किराया अलग है, इस बिल्डिंग का किराया अलग है, इस एग्रीकल्चरल लैंड का किराया अलग है। तो क्या बोल रहा है वो आपसे? कह रहा है कि सर अगर आपकी बिल्डिंग ऑन और नियर द एग्रीकल्चरल लैंड है, वो बिल्डिंग किसने ऑक्यूपाई करी हुई है? किसान ने ऑक्यूपाई करी हुई है। वो उसे यूज कर रहा है एज अ रेसिडेंस या फिर स्टोरेज या फिर आउट हाउस पर्पस के लिए। और वो जो आपका लैंड है, आपका जो लैंड है जिसपे वो बिल्डिंग है, या तो वो रूरल एरिया में होना चाहिए, और अगर वो अर्बन एरिया में है तो उसे डिक्लेयर किया होना चाहिए गवर्नमेंट ने कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसको असेस किया जाता हो टू लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब उस पर म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जाते हैं। तो 4 कंडीशंस है। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो बिल्डिंग से होने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन, बिल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड पे होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस बिल्डिंग को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? कल्टीवेटर ने मतलब किसान ने, या फिर रेंट रिसीवर ने, जिसको रेंट मिल रहा है, जो कि ओनर है, उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तीसरा पॉइंट, उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ रेसिडेंस, एज अ आउट हाउस, एज अ स्टोरेज। एंड चौथी कंडीशन कि आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो या तो रूरल एरिया में होना चाहिए, या तो अगर वो अर्बन एरिया में है तो लैंड रेवेन्यू से असेस्ड होना चाहिए, मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पेड होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी तो ऐसे केस में बिल्डिंग से होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। सर अगर आप नर्सरी से कोई इनकम डिराइव करते हो, नर्सरी मतलब जहां पर वो पेड़ पौधे भेजे जाते हैं, आपको घर पे अगर गमला लगाना है और आपको फ्लावर चाहिए, लेट्स से रोज, तो आप कहां से रोज लेकर आओगे? नर्सरी से लेकर आओगे।
ठीक है, आपको गेंदा फूल अपने घर पे लगाना है, मनी प्लांट अपने घर पे लगाना है, तो वो आप कहां से लेके आते हो? नर्सरी से लेकर आते हो। तो नर्सरी पे वो छोटा सा पौधा आपको बेचा जाता है, राइट। तो सर यहां पर जो नर्सरी से इनकम हो रही है उस इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम बोला गया है। इसके बाद मेरी बात सुनिएगा, जब आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचोगे, जब आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचोगे तो वहां पर किस तरीके से आपकी इनकम निकलेगी, किस तरीके से आपकी इनकम निकलेगी, ये रूल नंबर 7 में दिया हुआ है। रूल नंबर 7 का केस नंबर 1 कहता है कि आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सोल्ड कर दिया है एज इट इज, या फिर आपने माइनर प्रोसेसिंग करी है जिसने उसका एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं किया। तो जैसे मान लो मेरा खेत है जिसमें मैं आलू उगाता हूं, तो मैंने आलू उगाए, आलू को उगाया, आलू को खेती करी, जब आलू तैयार हो गया तो मैंने आलू को धोया, आलू को धोया क्योंकि आलू जो है जमीन के अंदर उगता है, तो मैंने जमीन से आलू बाहर निकाला, मैंने उस आलू को धोया, मैंने उस आलू को सॉर्ट किया, बड़ा आलू मोटा आलू अलग कर दिया, पतला आलू छोटा आलू अलग कर दिया, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने बेचा, तो मतलब मैंने आलू को एज इट इज बेच दिया, या फिर मैंने माइनर प्रोसेस किया, धोया मैंने उसको सॉर्ट किया, ये माइनर प्रोसेस हो गया। इसने आलू का जो एसेंशियल कैरेक्टर है वो ऑल्टर नहीं करा, मतलब कि धुलने के बाद भी आलू आलू ही है, मोटा आलू अलग कर दिया, पतला आलू अलग कर दिया, है तो आलू ही, तो आप आलू ही बेच रहे हो। तो अगर आप आलू को एज इट इज बेच रहे हो या फिर माइनर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हो, तो यहां पर आपके पास केवल एग्रीकल्चर इनकम आएगी। जितनी भी सेल्स प्रोसीड्स है उसमें से कल्टीवेशन कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन अगर आप उसको फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो, अगर आप उसे फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो, तो आपके पास दो इनकम आएंगी, एक आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आएगी और एक आपके पास पीजीबीपी इनकम आएगी। तो जैसे मान लीजिए आपका आलू का फार्म है और आपके आलू के चिप्स की फैक्ट्री है, तो आप अपने फार्म से आलू क्या करते हो, अपनी फैक्ट्री में भेज देते हो। तो जितना आलू आपने अपनी फैक्ट्री में भेजा उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एग्रीकल्चरल का रेवेन्यू बन जाएगा, उसमें से कल्टीवेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। और जो आलू आपने अपने फार्म में भेजा उसकी जो एफएमवी है वो उस आलू के रॉ मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको क्लास में भी ऐसा एक एग्जाम्पल कराया था। लेट से आपका ये फार्म है, लेट से आपका ये फार्म है और फार्म में आपने क्या किया है सर? सर फार्म में मान लीजिए आपने 5000 केजी पोटैटो प्रोड्यूस किया है सर, आपने 5000 केजी पोटैटो प्रोड्यूस किया है और ये प्रोड्यूस करने की जो आपकी कल्टीवेशन कॉस्ट है, मान लीजिए ये आपके पास 4 लाख रुपए की आ गई है। ये 5000 केजी को कल्टीवेट करने की, प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आ गई है वो 4 लाख रुपए की आ गई है। इस 5000 में से मान लीजिए आपने अपने पास 2000 केजी एज इट इज सोल्ड कर दिया। लेट सपोज आपने इसमें से 2000 केजी क्या करा सर? 2000 केजी आपने एज इट इज सोल्ड कर दिया, लेट से एट रुपीस, ये हो गया हमारा 40%, 16। लेट से आपने इसको बेच दिया 2,90,000 रुपए। ये 2000 केजी को आपने बेच दिया 2,90,000 में एज इट इज, एट इज इट। तो जो आपने एज इट इज बेच दिया, यहां पर आपकी क्या आएगी सर? यहां पर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। कितनी एग्रीकल्चर इनकम आएगी सर? जो आपकी सेल वैल्यू है वो पकड़ लीजिए, सेल वैल्यू है 2,90,000, इसमें से कल्टीवेशन कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। सर आपके पास 4 लाख की कल्टीवेशन कॉस्ट आ रही थी, वो 5000 केजी के लिए थी, तो 2000 केजी के लिए कितनी होगी? ये होगी 1,60,000 रुपए। तो आपके पास 1,30,000 रुपए का क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। दिस 130 इज योर एग्रीकल्चर। अब क्या किया आपने? अपने फार्म में से लेट से आपने 3000 केजी अपनी फैक्ट्री में भेज दिया, 3000 केजी आपने फैक्ट्री में भेज दिया। फैक्ट्री में क्या होता है सर? फैक्ट्री में आपके पास पोटैटो चिप्स बनते हैं सर, फैक्ट्री में आपके पास पोटैटो चिप्स बनते हैं। आपने फैक्ट्री में इस पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया, आपने पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया, चिप्स में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये 3000 केजी पोटैटो आपकी फैक्ट्री में पहुंच गए और फैक्ट्री में आपने इनको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए सर। आपने चिप्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करी होगी, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंसेस आ गए। मान लो आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है वो 2 लाख रुपए की आ रही है और आपने यहां पे चिप्स कितने के सेल कर दिए सर? सर आपने चिप्स यहां पे सेल कर दिए, सपोज कर लीजिए अपने पास 10 लाख रुपए के चिप्स आपने यहां पर सोल्ड कर दिए 10 लाख रुपए। अब ये जो 3000 केजी आपने चिप्स यहां पर फैक्ट्री में भेजा था, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, मान लो जी अपने पास 4,50,000 रुपए, मान लो 4,50,000 रुपए। अब सरकार क्या कह रही है सर? सरकार कह रही है कि ये जो तुमने 3000 केजी अपने पास फैक्ट्री में भेजा है, जिसको तुम चिप्स बनाकर बेचोगे, यहां पर अब आपकी 2 इनकम आएंगी, यहां पर अब आपकी 2 इनकम निकल कर आएंगी। यहां पर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी आएगी और आपके पास यहां पर बिजनेस इनकम भी आएगी। सर एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगी? जो 3000 केजी आपने फैक्ट्री में भेजा है, हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ेंगे। तो लेट से उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितने का है? 4,50,000 रुपए का। इस फेयर मार्केट वैल्यू में से जो इसकी कल्टीवेशन कॉस्ट थी वो माइनस कर देंगे। 4 लाख रुपए का कल्टीवेशन कॉस्ट आया था 5,000 पे, तो 3,000 पे कितना आया होगा सर? 3,000 पे आया होगा 2,40,000 का, 2,40,000 का। यानी कि आपके पास 2,10,000 रुपए की एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ऐसा मान रहे हैं, ऐसा डीम कर रहे हैं कि फार्म ने क्या किया है? फार्म ने 3,000 केजी फैक्ट्री को बेच दिया है, ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं। बिजनेस इनकम कितनी आएगी सर? सर बिजनेस इनकम हमारे पास निकल कर आएगी, आपने चिप्स को बेचा है तो आपने चिप्स को सेल करके कितने रुपए कमाए हैं सर? 10 लाख रुपए कमाए हैं। इसमें से जो पोटैटो आपने इस्तेमाल किया वो पोटैटो आपके फार्म से आया था, पर हम तो ये मान रहे हैं कि फार्म ने 3000 केजी फैक्ट्री को बेचा है। किस वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचा है। तो फार्म के लिए ये 4.5 लाख रुपए क्या है? इनकम है। तो फैक्ट्री के लिए यही 4.5 लाख रुपए क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। भाई फार्म अगर फैक्ट्री को ये 3000 केजी बेच रहा है, ऐसा माना जा रहा है, तो फैक्ट्री खरीद रही है, तो फैक्ट्री के खरीदने की कॉस्ट कितनी है? 450 है। तो पोटैटो जो यूज करा गया है चिप्स को बनाने में, उसकी जो एफएमवी है वो कॉस्ट हो गई। यानी कि इस एफएमवी के 2 काम हो गए, ये 450 फार्म के लिए क्या बन रही है? सेल वैल्यू बन रही है, और यही 450 फैक्ट्री के लिए क्या बन रही है? कॉस्ट बन रही है। ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई। कन्वर्जन में आपका कुछ खर्चा आया है, कन्वर्जन में आपका 2 लाख का खर्चा आया है, तो 6.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। आपकी पीजीबीपी इनकम कितने की आ जाएगी? आपकी पीजीबीपी इनकम 3.5 लाख। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस करके बेचोगे, ये 3000 केजी को प्रोसेस करके बेचोगे, तो 2 इनकम आएंगी, एग्रीकल्चर और बिजनेस। प्रोसेस करके बेचोगे तो जो एफएमवी है वो यहां पे रेवेन्यू बन जाएगा, कल्टीवेशन कॉस्ट माइनस हो जाएगी, जो आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम, और यही एफएमवी फैक्ट्री के लिए क्या बन जाएगी? रॉ मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद कहता है सर कुछ कंपोजिट इनकम होती है, जैसे अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर आप कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर आप टी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो इसको कंपोजिट इनकम बोला गया है। सरकार कहती है कि अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उस प्रॉफिट का 65% एग्रीकल्चर है। अगर आप कॉफी को ग्रो एंड क्योर करके बेचते हो तो आप जो प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट का 75% एग्रीकल्चर है। अगर आप कॉफी को ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड करके बेचते हो तो आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसका 60% एग्रीकल्चर है। और आप अगर टी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बेचते हो तो आपका 60% जो है वो अपने पास क्या है? एग्रीकल्चर। इन चारों के लिए आपको क्या करना है सर? इन चारों के लिए आपको पहले नॉर्मल तरीके से पीजीबीपी इनकम निकालनी है, या मैं कहूं नॉर्मली आपको क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको यहां पर क्या करना है?
आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से। जैसे आप पीजीबीपी में प्रॉफिट निकालते हो ना, जैसे आप पीजीबीपी में प्रॉफिट निकालते हो, आप उस तरीके से नॉर्मली यहां पे क्या करोगे सर, नॉर्मली आप यहां पे प्रॉफिट निकालोगे। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज, उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज एग्रीकल्चर हो जाएगा और सर्टेन परसेंटेज आपके लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए रबर है, रबर, आपने रबर को मैन्युफैक्चर करके सेल किया, तो रबर को सेल करके मान लो आपने 15 लाख रुपए कमाए। लेकिन रबर का आपको पता है ना प्लांटेशन होता है, तो रबर के प्लांटेशन में आपका कल्टीवेशन का खर्चा आ गया। मान लो कल्टीवेशन का खर्चा आपका 4 लाख रुपए का आ गया, रबर के ट्रीज को बनाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। और फिर जो आपको रबर ट्री से जो लेटेक्स मिलता है उससे रबर बनती है, रबर ट्री से जो लेटेक्स मिलता है उससे रबर बनती है, तो आपका प्रोसेसिंग का खर्चा आ गया। ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री में होगी, प्रोसेसिंग में मान लो आपका 5 लाख का खर्चा आ गया, तो आपने यहां पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया सर, आपने यहां पे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। आपने पहले रबर ट्री का कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन में 4 लाख का खर्चा आया, रबर ट्री से जो लेटेक्स मिला, लेटेक्स से रबर बनता है, उस पे आपका 5 लाख का प्रोसेसिंग पे खर्चा आ गया फैक्ट्री पे, यानी कि आपने 15 लाख रुपए कमाने के लिए 9 लाख रुपए खर्च कर दिए, 6 लाख का प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट में रबर के केस में इस 6 लाख का 65% इज व्हाट, इस 6 लाख का 65% इज एग्रीकल्चर एंड इसका 35% इज बिजनेस इनकम, मतलब पीजीबीपी इनकम। तो ये जो 65% आएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका एग्जेम्प्ट होगा, और ये जो 35% आएगा ये आपके टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, ये आपके टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आ जाता है सर लास्ट टॉपिक आ जाता है सर पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन एक इनडायरेक्ट तरीका है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीका है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का। सर ये कब एप्लीकेबल होता है, सर ये एप्लीकेबल होता है जब आपका जो असेसी है वो अपने पास कौन होना चाहिए, आपका जो असेसी है वो अपने पास इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर एचयूएफ होना चाहिए, या फिर बीओआई होनी चाहिए, एओपी होना चाहिए, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होना चाहिए। इन शॉर्ट जिसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, इन शॉर्ट जिसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है वो वाला असेसी होना चाहिए। कंपनी के ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता, कंपनी फ्लैट रेट से टैक्स देती है, तो कंपनी के ऊपर हम लोग ये वाला जो पार्शियल इंटीग्रेशन का प्रोविजन है वो नहीं लगाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि पार्टनरशिप फर्म भी फ्लैट रेट से टैक्स देती है, तो यहां पर ये पार्शियल इंटीग्रेशन उन्हीं के ऊपर लगेगा जो स्लैब रेट से टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की होनी चाहिए। जैसे ओल्ड रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, न्यू रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की। इसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए वो 5,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो पहली चीज, पार्शियल इंटीग्रेशन कब होगा, जब आपने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों कमा रखी है। आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में से कोई एक हो, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा की है। जब ये तीनों कंडीशंस अपने पास पूरी होंगी देन ओनली आपके पास क्या एप्लीकेबल होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। अब पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैसे निकालते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको पहले क्या करना है, टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है और टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड कर लेना है। स्टेप नंबर 2, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे। पहले वाले में टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है और टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर लेना है। दूसरे स्टेप में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालना है।
फिर जो स्टेप 1 में टैक्स आया है उसमें से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर देना है। इसको बोलेंगे ये आपकी टैक्स पेबल है बिफोर रिबेट और सरचार्ज। अब अगर आपकी इनकम रिबेट के लिए एलिजिबल है तो रिबेट दे देंगे, अगर आपकी इनकम सरचार्ज के लिए एलिजिबल है तो उस पर सरचार्ज लगा देंगे। फिर इसके ऊपर रिबेट और सरचार्ज लगेगा, जो आएगा उस पर आपका 4% का सेस लगेगा। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके बताओ ना सर। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके प्लीज हमको बता दो। हम भोले पंछी हैं, हमें आप एक क्वेश्चन करा दो सर। लेट से मिस्टर जे हैं, रेसिडेंट है 40 इयर्स के, इनके पास एचपी की इनकम है मान लो 7 लाख रुपए की। इनके पास लेट से पीजीबीपी में इनकम है, मान लो इनके पास पीजीबीपी में इनकम है लेट से इनके पास पीजीबीपी में इनकम है 52 लाख रुपीस। ठीक है, इनके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, लेट से 3 लाख रुपए की, और इनके पास डिडक्शंस हैं 80C to 80U, मान लो अपने पास डिडक्शंस है इनके पास 2.5 लाख रुपए, डिडक्शंस है इनके पास 2.5 लाख रुपए के। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपको यह बताना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग यहां पे टोटल इनकम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम जब निकालने जाएंगे तो टोटल इनकम में एचपी इनकम आएगी आपकी 7 लाख की, टोटल इनकम में पीजीबीपी इनकम आएगी आपकी 52 लाख रुपीस की। टोटल इनकम में क्या एग्रीकल्चर इनकम आएगी? सर नहीं आएगी सर, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो यहां पे मेरा जो जीटीआई आ रहा है दैट जीटीआई इज 59 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे अपने पास हम डिडक्शंस हम यहां पर माइनस कर देंगे। डिडक्शंस कितने की है? डिडक्शंस है 2,50,000। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 56,50,000 मेरी टोटल इनकम आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, मेरी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख के ऊपर है, तो इसका मतलब यहां पे सरचार्ज मेरा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, टोटल इनकम यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब सर दूसरा काम क्या करना है? सर दूसरा काम मेरे को यहां पे टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, क्या असेसी आपका इंडिविजुअल है? हां, असेसी आपका इंडिविजुअल है। क्या असेसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? हां। क्या असेसी की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है? हां। सर पार्शियल इंटीग्रेशन की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो अब यहां पर आप पार्शियल इंटीग्रेशन करोगे। इसमें आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ये टैक्स किस पे निकलेगा? टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे निकलेगा। टोटल इनकम कितने की है? सर टोटल इनकम है 56,50,000। एग्रीकल्चर इनकम कितने की थी? एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख। 59,50,000 पे टैक्स निकलेगा। सर मैं ओल्ड रिजीम से यहां पे टैक्स निकाल रहा हूं, ठीक है, ओल्ड रिजीम से टैक्स निकाल रहा हूं। तो 59,50,000 पे आपको टैक्स निकालना है, तो कितना आएगा? सर पहले 10 लाख पे आपके पास आ जाएगा 1,12,500, और जो बैलेंस के आपके पास 49,50,000 है उस पे आ जाएगा 30%, तो 49,50,000 पे 30%, 1485 प्लस 1,12,500, 15,97,500। ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 मुझे क्या करना है अब? सर मुझे अब टैक्स निकालना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की है? 2.5 लाख की है।
एग्रीकल्चर इनकम कितने की है? 3 लाख की है। मतलब मुझे टैक्स कितने पे निकालना है? मुझे टैक्स निकालना है 5,50,000 पे। मुझे टैक्स कितने पे निकालना है? 5,50,000 रुपए पे। अब मुझे टैक्स यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 5,50 पे जब मैं टैक्स निकालने जाऊंगा तो 5,50 पे टैक्स कितना आएगा सर? आपका जो पहला 5 लाख है उस पे आपका टैक्स आएगा 12,500 रुपए का, और जो आपके बैलेंस 50,000 है उस पे आपको टैक्स लगेगा सर 20% का, यानी कि 10,000 का। तो मेरा टैक्स कितने का आ गया? मेरा टैक्स आ गया 22,500 का। अब आपका जो टैक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ये जो आपका टैक्स आएगा इसको बोलेंगे टैक्स बिफोर सरचार्ज। टैक्स बिफोर सरचार्ज, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। 1597,500 में से 22,500 माइनस हो जाएगा, आपके पास आएगा 1575। अब इस 1575 पे आपका 10% का सरचार्ज लगेगा, जो आएगा 1732,500। 1732,500 पे आपका 4% का सेस लगेगा। इस पे 4% का सेस लगेगा, जो कि आएगा आपके पास 18,01,800, जो कि आएगा आपके पास 18,01,800। ठीक है, आपको समझ में आया सर? सर आपकी जो टोटल इनकम थी वो सरचार्ज के ऊपर जा चुकी है। 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, इसीलिए स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद जो आया मैंने उस पर सरचार्ज लगाया। देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 में ना तो सरचार्ज होगा ना तो रिबेट होगी। सरचार्ज और रिबेट जो भी लगानी है वो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद लगानी है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपसे कहता कि आपकी जो एचपी इनकम है वो 3 लाख रुपए की है, और आपकी जो पीजीबीपी इनकम है मान लो जी वो 1.5 लाख रुपए की है। मान लो आपकी पीजीबीपी इनकम 1.5 लाख रुपए की है, और आपके पास एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मान लो आपके पास 3 लाख रुपए की है, वो भी मान लो आपके पास 3 लाख रुपए की। तो ऐसे केस में आपकी जो टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम तो 4,50,000 ही आएगी ना भाऊ। आपकी जो टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम तो 4,50,000 रुपए की ही आएगी। अब यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, तो आप यहां पर रिबेट के लिए एलिजिबल हो। आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे स्टेप नंबर 1 में आप टैक्स निकालोगे ऑन टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। टोटल इनकम कितने की है? 4.5 लाख की है। एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख की है, तो आपकी टोटल इनकम कितने की हो गई सर? टोटल इनकम आपकी 7.5 लाख की हो गई। 7.5 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स कितने का आएगा? मैं डायरेक्टली टैक्स निकाल दूं। जब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स कितने का आएगा? 2.5 लाख का 20% प्लस 12,500, आपका टैक्स आएगा 62,500। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 पे आपको टैक्स निकालना है एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख की है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, मतलब आपको 5.5 लाख पे टैक्स निकालना है। 5.5 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो आपका टैक्स कितना आएगा? पर अभी आपने निकाला था 50,000 का 20% प्लस 12,500, आपका टैक्स आएगा 22,500। आपका टैक्स आएगा 22,500। अब आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा बिफोर रिबेट, जो आपका टैक्स आएगा बिफोर रिबेट वो कितने का आएगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 62,500 माइनस 22,500, 40,000। अब इस 40,000 में से आप क्या क्लेम करोगे? इसमें से आप रिबेट क्लेम करोगे 87A की। ओल्ड रिजीम में रिबेट कितने की मिलती है? जितना आपका टैक्स है या 12,500, दोनों में जो भी आपका लोअर है, तो आपको इस 40,000 में से 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। 40,000 में से 12,500 की रिबेट मिल गई। 40,000 में से 12,500 की रिबेट मिल गई, आपके पास बचा 27,500। और इसी 27,500 पे अब आप क्या करोगे सर? 4% का सेस लगा। तो कहने का मेरा मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मेरा मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो रिबेट और सरचार्ज है, ये आपको कब लगाना है? ये आपको लगाना है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद। ये आपको कब लगाना है? ये आपको लगाना है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद।
स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद आपको यह कार्यक्रम कर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, आपको चमका, राइट। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो हमारे पास हो गया है कंप्लीट, राइट। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, राइट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस